एक तरफ आपको रशिया सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ से चाइना ने आप पे अटैक कर दिया। खूब मजबूती से बोले सीपीएम के लीडर, सबको गोलियों से भून दिया। 3 राज्यों में आप थे, पहले पश्चिम बंगाल में थे, त्रिपुरा में थे, केरला में थे आप लोग। पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल आपके पास सीटें नहीं है, ना त्रिपुरा में है। सबसे बड़ा इशू है कि हम पार्टी में इसलिए हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करें, किसानों के, मजदूरों के। राजनीतिक रूप से हम बहुत बड़ी ताकत नहीं है। अर्श से फर्श तक का सफर आप लोगों ने तय किया। हम उतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ सीपीआईएम नेता बलवंत पूनिया मौजूद है। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से आप आते हैं। हालांकि उत्तर भारत में मात्र एक आपके सांसद हैं, इमरान, और हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी। आप विधायक रहे, अब आपके पास अब आपने हार का सामना करना पड़ा। कितना मुश्किल है साहब इस पार्टी को नॉर्थ में एग्जिस्ट करना? सबसे बड़ा इशू है कि हम पार्टी में इसलिए हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करें, किसानों के, मजदूरों के। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी में हैं। राजनीतिक रूप से हम बहुत बड़ी ताकत नहीं है, ये आपका सवाल सही है, पर इसको मजबूत करना सेकंड लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे मजबूत करें। उसके लिए हमारी पार्टी का मैकेनिज्म है, संगठन, किसान सभा, CITU, विद्यार्थियों में, नौजवानों में, अलग अलग हमारे संगठन हैं जो मिलकर के काम करते हैं। पार्टी उसके बाद मजबूत होती है। हमारा प्रयास है कि हम बहुत बेहतरी से काम करें। संसाधन शॉर्ट हैं, सीमित हैं, एरिया भी बहुत कम है जहां हम दिख रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अलावा हम कहीं नहीं दिखते। तो हमारे लिए मुश्किल भी है, झुंझुनू भी शामिल है जहां हम दिखते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है कि हम पूरे राजस्थान को नाप लें। उत्तरी भारत की हम बात करें तो कभी हमारा उत्तर प्रदेश में भी बहुत मजबूत जन आधार था। पंजाब में हमारे 17 MLA भी रहे, आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर के बोले। अकाली के अकालियों का दौर था, आतंकवाद का दौर था, तो वहां खूब मजबूती से बोले CPM के लीडर, सबको गोलियों से भून दिया। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का आज वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, किसान सभा है, ज्यादा मजबूत नहीं है। ये स्थिति हरियाणा में है। दिल्ली के चारों तरफ हम बहुत कमजोर स्थिति में हैं राजनीतिक रूप से। सांगठनिक रूप से हम मजबूत हैं। जब काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े तो किसान सभा बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई उन तमाम संगठनों के साथ। मैं नहीं कहता कि अकेली किसान सभा जीत पाई। पंजाब का उग्रा, भारतीय किसान यूनियन, BKU, टिकेत, उग्रा, दूसरी सारी संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, सब लोगों ने मिलकर के लड़ा, किसानों के मुद्दे पर जीते। लेकिन राजनीतिक रूप से हम ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। ये भी गठबंधन में हमारे साथी कामरेड अमराराम MP जीते, आज लोकसभा में मार्क्सवादी पार्टी के सांसद दल के नेता हैं। उत्तरी भारत में अभी भी मजबूत होने की हमारी कवायद जारी है। एक समय वो भी देखा है CPI ने, पहले CPI थी, 64 में हम लोग अलग हुए, तब मुख्य रूप से विपक्ष थे आप जब पहला चुनाव हुआ था। उसके बाद लगातार हमने देखा 3 राज्यों में आप थे, पहले पश्चिम बंगाल में थे, त्रिपुरा में थे, केरला में थे आप लोग। अब पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल आपके पास सीटें नहीं है, ना त्रिपुरा में है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि केरला में भी अब शायद सरकार जाती दिखाई दे रही है। क्या वजह है इस डाउनफॉल का सर, कि बिल्कुल ही अर्श से फर्श तक का सफर आप लोगों ने तय किया, या ये बाउंस बैक करने की नीति है CPIM की? सबसे बड़ा सवाल ये कि देश और दुनिया को हम साथ समझें और लेफ्ट को साथ समझें तो दुनिया में तेजी से साम्राज्यवाद और दक्षिणपंथी ताकतें हावी हो रही है। रशिया के विघटन के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ा और दुनिया जो 2 ध्रुवीय थी वो एक ध्रुवीय होती गई। दुनिया जब एक ध्रुवीय हुई तो अमेरिकन साम्राज्यवाद हावी हुआ। जब अमेरिकन साम्राज्यवाद हावी हुआ तो जो साम्राज्यवादी एजेंडे हैं वो तेजी से दुनिया में बढ़े।
जिस तरीके से कोरोना महामारी में जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी वो लोग कोरोना में पार गए, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी वो कोरोना में टिक लिए। बिल्कुल। जहां राजनीतिक समझ मजबूत थी लोगों की, वो अमेरिकन साम्राज्यवाद का मुकाबला कर पाए। जहां कमजोर थी ताकत, वहां जैसे रशिया के टुकड़े हुए, वैसे ही समाजवादी विचारधारा कमजोर होती गई। जो ही अमेरिकन साम्राज्यवादी पूंजीवादी बोलबाला बढ़ा, तो उनके जुमले नीचे तक आए, देशों तक। और देशों में वो तमाम पार्टियां उभरती गई जो पार्टियां दक्षिणपंथी थी। आप देखोगे 1989 में जो ही रशिया का विघटन हुआ, वही दुनिया में साम्राज्यवाद का उभार हुआ। बीजेपी हालांकि उसके बहुत लेट जाकर के 1999 से लेकर के 2004 तक सेंटर में रही, उसके बाद 14 में आई। लेकिन वो नारे, वो विचारधाराएं जिससे पूरा का पूरा दक्षिण पंथ प्रभावित होता है, साम्राज्यवाद प्रभावित होता है, पूंजीवादी ताकतें उभरती हैं, वो दौर दुनिया ने देखा है। उस दौर का दुष्प्रभाव हमारे पर भी पड़ा। समाजवादी चीजें, समाजवादी मूवमेंट, ये हिंदुस्तान में कमजोर हुआ। अकेली कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावित नहीं हुई। जेपी का आंदोलन, जनता दल से जुड़ी हुई पार्टियां, उनका बिखराव, और एक करके सब खत्म। अभी आप देखेंगे पिछले इस 10 साल में जहां तीसरे दल थे जो भाजपा के साथ थे, वो सब भाजपा में विलय होते गए। तो जो भाजपा के खिलाफ थे उनमें भी बिखराव हुआ, उनमें भी टूटत आई। और जो कांग्रेस के साथ खड़े थे उनमें भी बिखराव हुआ। अल्टीमेटली दक्षिणपंथी ताकतें हावी हुई। जब ये दौर चला है पूरी दुनिया में, तो वहां नारे, अब जैसे सोशल मीडिया आने के बाद पता चला कि जैसे छंदम नारे हिंदुस्तान के चुनाव में, वैसे आपने भी देखा होगा अमेरिका के चुनाव में भी ऐसे छंदम नारे थे। बिल्कुल। अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट, मेक अमेरिका, ऐसे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है। और उसी तरीके से ट्रंप के लिए यहाँ हवन होना, आरतियां उतारना। और फिर जो हमने नैतिक पतन भी देखा कि वो जो उसके सामने कमला हैरिस थी, कुछ दिन हमारी मीडिया ने बांड की तरह ये भी गाया यहाँ कि कमला हैरिस तो हमारी है। फिर ये दिखा कि नहीं, वो तो पीछे जाएगी, ट्रंप आई तो ट्रंप के लिए हवन करने शुरू कर दिए। लेकिन इसको हम नामों से देखने की बजाय ये देखें कि जो जो पूंजी हावी हुई, पूंजीवादी ताकतें हुई, तो पूंजी एक तो सिकुड़ती है, इकट्ठी होती है जगह। तो कुछ चेहरे थे वो मुट्ठी भर में बदल गए। जैसे आज हम बात करें आंकड़ों की कि हिंदुस्तान में 350 के करीब, 400 के करीब बड़े पूंजीपति थे, वो सिकुड़ करके 40-50 में आ गए। और उनसे सिकुड़ करके हम अगर एशिया की बात करें तो 2 लोगों पे आ गए। एशिया महाद्वीप की बात करें तो अडानी और अंबानी 2 में आ गए। दुनिया की बात करें तो दुनिया में बड़े पूंजीपति सिकुड़ गए। दुनिया, पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व है राजनीति में, राज बनाने में और राज बिगाड़ने में महत्वपूर्ण है। तो उनकी एजेंसियां, उनके लोग, उनके प्रोपगेंडे, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा। दूसरी बात यह कि हम भी जिम्मेदार हैं। हम उतने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। हम भी चुनावी मोड में आ जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग भी। अब चुनावी मोड में आने के बाद हिंदुस्तान का चुनाव में जब उतरोगे आप, तो जहां बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियां चुनाव लड़ रही, वहां कितनी टाइम टिक पाओगे आप? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो टिक नहीं पाएंगे। तो अंततः चुनाव कैसे हो रहे हैं आप देख रहे हो कि बहु दृष्टिकोण से जो चुनाव होते थे वो अब सिंगल दृष्टिकोण पर चुनाव आ गए। 2 ध्रुवीय चुनाव होने लग गए। पिछले 1 दशक के चुनाव के अगर आप आंकड़े उठाओगे तो हर वो तीसरी पार्टी सिमट गई जो ट्रायंगुलर में थी।
हर वो तीसरे दल सिमट गए जो ट्रायंगल में थे। आप देखोगे एक जो अभी बिहार के चुनाव का हम बात करें बिल्कुल साहब। तो अपने वो नए नेता थे ना, नाम याद कराना मेरे प्रशांत किशोर। ना, एक और नाम लेवा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जन स्वराज वाले। जन स्वराज वाले 2 साल उन्होंने मेहनत करी, एक सीट भी नहीं मिली उनको। उसकी वजह मैं प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार नहीं मानता, उनमें कोई कमी नहीं थी। प्रशांत किशोर के साथ खेला यही हो गया जो छोटे दलों के साथ और क्षेत्रीय दलों के साथ हुआ। भाई वो कहीं रेस में नहीं दिखे, लोगों ने कहा वोट खराब नहीं करेंगे। पर हम देखते हैं कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आती है वहां पर, वो भी तो क्षेत्रीय दल ही है साहब। जेडीयू अभी बैसाखी पर खड़ी है, जेडीयू अभी बैसाखी पर खड़ी है, जेडीयू पर बीजेपी बैसाखी पर खड़ी है। अब जेडीयू लास्ट था, ये चुनाव जेडीयू का लास्ट था। अब नीतीश कुमार के लिए आज ही ताजा जो बयान आया प्रधानमंत्री का कि हम इनको संसद में दे करके बहुत खुश होंगे, तब समझो जेडीयू खत्म। वहां जैसे बिजू जनता दल नवीन पटनायक जी उड़ीसा, वैसे ही जेडीयू बाइंड अप। ये बीजेपी के साथ जो बड़ा क्षेत्रीय दल था ये लास्ट था। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, ये 10-12 साल में हुआ है और 20 साल में हुआ है। तो मैं याद करता हूं कानपुर से कभी हमारी सांसद थी, मजदूर मोर्चा पर काम करते करते, हमारी सांसद का नाम था शायद सरला माहेश्वरी यूं करके जी। वो कभी सांसद थी कानपुर में, आज हमारा कानपुर में खड़का ही नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि हमने काम करना बंद कर दिया या हमारी यूनियन ही कमजोर हुई, लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण भी दुनिया के प्रचार के साथ बदलता है। तो ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियां बिल्कुल सिकुड़ी हैं। और मैं ये समझता हूं कि अकेली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कांग्रेस भी जिस बात का खामियाजा उठा रही है ना, वो यही खामियाजा है। क्योंकि कांग्रेस तो न तो दक्षिण पंथ में है न वामपंथ में है। कांग्रेस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी कहती है कांग्रेस खुद को। अभी जब दुनिया की बात करें तो किसी चीज में फिट नहीं होते। सोशलिस्ट हिंदुस्तान की वही क्षेत्रीय दल के रूप में हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी आजादी के मूवमेंट की पार्टी और सबसे लंबा शासन करा। लंबा शासन करता है तो कोई कमियां भी आ जाती हैं, स्वाभाविक बात है। गलत लोग भी घुस जाते हैं, स्वार्थी लोग भी घुस जाते हैं। लेकिन जो ताना बाना कांग्रेस ने बुना हिंदुस्तान में, धर्मनिरपेक्षता की बात करी, हिंदुस्तान के स्वभाव को समझते हुए गांधी जी ने जो लाइन पकड़ाई, हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया उन्होंने। नेहरू जी ने हिंदुस्तान को खड़ा करा। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताऊं, मैं 2022 में भाखड़ा डैम पर गया। 13 साल बनने में लगे भाखड़ा डैम को। एक एक यात्रा का वर्तमान था, नेहरू जी 13 बार गए उधर। और वो भाखड़ा डैम इतना शानदार बना हुआ है कि हम उठते ही भाखड़ा का पानी पीते हैं। और उस डैम की वजह से देश का कई प्रदेशों का फायदा हुआ है। उसमें नेहरू जी की लगन ये थी कि जब वो जाते तो बताते हैं वहां के इंजीनियर कि वो हफ्तों कैंप करके आते थे पर पीएम। और वो डैम बनते हुए देखा उन्होंने। उसी तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को बढ़ाया। हिंदुस्तान में सार्वजनिक ढांचे को, जिससे आम जनता को फायदा हो, उसको उन्होंने खड़ा करा, मजबूत करा। वो दौर वो था जब हमें रशिया मदद कर रहा था। एक तरफ हमें रशिया मदद कर रहा था, एक तरीके से मजबूत भी कर रहा था, एक तरीके से सारा हमारा ट्रेड वगैरह वही देख रहा था। काफी ज्यादा हम लोग अलाई में थे। और हिंदुस्तान में जो हरित क्रांति हुई उसके लिए खाद, बीज, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, इंजीनियरिंग आज भी रशिया के फार्म। मैं वही कह रहा हूँ साहब कि एक जो कम्युनिस्ट सोच वाला देश था, मतलब सोवियत संघ कहे उस समय हम, रशिया तो कहना गलत होगा,
वहां से पहले अपना कम्युनिस्ट जो सोच है वो चाइना आई और फिर भारत आई। तो एक तरफ आपको रशिया सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ से चाइना ने आप पे अटैक कर दिया। तो इस मामले में क्या है कि ये कैसी कम्युनिस्ट सोच है कि एक जो है वो आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है, दूसरी तरफ आप पे अटैक हो रहा है। और सीपीआईएम का स्टैंड क्या था उस समय जब चाइना ने अटैक किया? चाइना ने अटैक किया, उसमें जो पार्टी लाइन है, पार्टी कहती है, वो आज भी, अगर हम ईरान की रूस की बात करें तो हमारे विदेश मंत्री का फोन है कि हम दलाल नहीं बनेंगे। नहीं साहब, नहीं सुनो, मैं उत्तर पर आ रहा हूँ ना, हाँ। उत्तर पर आऊँ, समझो ना आप जयशंकर ने कहा कि हम दलाल नहीं बनेंगे। पाकिस्तान उनकी पंचायती करवा रहा है। आज सेरोना होटल में बात चल रही है इस्लामाबाद के, और हमने कहा कि हम दलाल नहीं बनेंगे। हाँ। उस समय हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी कह रही थी कि लड़ाई कोई समाधान नहीं है, अभी हम इतने मजबूत नहीं कि हम लड़ें। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का एक एमएलए था सोपत से, जब देश के प्रधानमंत्री ने अपील करी देश से कि हथियार लेने हैं रशिया से, सुनना चाहिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मदद करी देश की। और कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए था सोपत सिंह, उसने अपने घर से 4.5 किलो सोना लेकर के पूरे इलाके में घूम करके 1 कुंटल 8 किलो सोना, पता नहीं 4 किलो सोना, इतना सोना इकट्ठा करके देश की गद्दी को तोला। ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने देश की गद्दी की मदद करी। लेकिन उसमें प्रोपगेंडा था, प्रचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी, दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक हो चुके हैं। इसलिए प्रोपगेंडे में ऐसा अफवाह फैलाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसमें भी देश के साथ थे, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के लोग आज भी देश के साथ है। सवाल ये तो उसी समय भी ये, जैसे आज का ना, जो ही युद्ध विराम की घोषणा हुई तो दूसरा बयान जयशंकर का आया कि हम इस बयान का स्वागत करते हैं। भी युद्ध किसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल साहब, यही स्थिति उस समय 62 में रही होगी। मैं ज्यादा तो नहीं जान सकता, ज्यादा मैं 62 के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसी समय भी बहुत मजबूती के साथ देश के साथ खड़े थे। हमने कभी साहब डोकलाम में जो घटनाएं होती है, लगातार चाइना अटैक करता है, अरुणाचल पे भी क्लेम करता है अपना, हम सीपीआईएम के किसी नेता से उसका वो नहीं, मतलब एक तरीके से विपक्ष में खड़ा होता नहीं देखते हम, या फिर ये कहें कि चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखते हम एक तरीके से। तो क्या वो कम्युनिस्ट सोच कौन से नेता से चाहते हो आप? ये आपके जो भी बड़े नेता हैं। हमारी पार्टी का अखबार है लोकलहर, पिछली 10 साल का, छोड़ो आप यूपीए फर्स्ट का उठा के देख लो, आप कभी एक की गोपालन भवन जाना, या फिर ये हमारा मजदूर किसान भवन, इधर इधर इनको कहना कि पुरानी लोकलहर निकाल के दो आप हमारे, और आप पढ़ना उसमें बयान। हमारी पार्टी ने हमेशा कंडेम करा है कि चाइना हमारे भीतर घुसा हुआ है, भारत सरकार उस पर फैसला क्यों नहीं कर रही। अभी का थोड़े दिन पहले लोकलहर में खबर आई थी, मेरे आगे आई है, मैं ढूंढ करके आपको भिजवाऊंगा। बिल्कुल साहब, हमने उस समय जब चाइना हिंदुस्तान के गांव में घुस रही है, आसाम में घुस रही है, गांव में घर बना रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन ने ये बात कही। और जब ये थोड़े दिन पहले चाइना का डेलीगेशन आया, बीजेपी के दफ्तर में गया, तो बाकायदा हमारी पोलिट ब्यूरो ने बयान करा था कि चाइना का डेलीगेशन आए, देश के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से मिले, ये बात तो समझ में आती है, पर चाइना का डेलीगेशन आकर के, कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन आकर के बीजेपी के डेलीगेशन दफ्तर में क्या लेने गया, ये देश को बताओ आप स्पष्ट। ये हमारी पार्टी ने कहा है। हमारी पार्टी हिंदुस्तान में, अगर जैसे ज्योति बसु एक बार प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, पार्टी ने नहीं बनाया, सीटें कम थी। अगर हमारी पार्टी का ऐसा कोई मसला आता, देश का प्रधानमंत्री हमारी पार्टी बनती, हमारी पार्टी को नेतृत्व का मौका मिलता, तो हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम ना सिर्फ बीजेपी की तरह भाषण दे करके करते, एक्चुअल में करते। जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन रहे हैं दुनिया में, उन्होंने न सिर्फ अपने क्षेत्र की जनताओं को फायदा दिया है, उन्होंने पूंजीपतियों को छोड़ करके आम जनता की सरकारें बनाई है, आम जनता की प्रोडक्शन में हिस्सेदारी, और उस प्रोडक्शन को फिर कंजप्शन में बदलने के लिए जनता की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करा है। 2 चीजें दुनिया में राज करने की, एक तो प्रोडक्शन किसको दोगे, एक आदमी को या लाखों आदमियों को, कंजप्शन किसको दोगे, एक आदमी को या लाखों आदमियों को। यही थ्योरी है राज करने की। हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन लाइन है वो तेजी से बदल रही है, बड़े पूंजीपतियों को प्रोडक्शन दिया जा रहा है, और कंजप्शन, डिसीजन मेकिंग एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए, या फिर 1000 लोगों का मत लेके उस डिसीजन को करना चाहिए। मतलब एज इन राजनीति की बात नहीं कर रहे, एक प्राइवेट फर्म की भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप
जैसे अब आप भी कभी सीपीआईएम लोकसभा चुनाव में 400 सीटें लेकर आती है, एक हाइपोथेटिक सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा साहब। बिल्कुल बनेगा एक। और फैसले प्रधानमंत्री और जो फैसले होंगे वो ज्यादातर 2 से 3 लोगों तक ही सिमटे होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 400 के 400 आपके जितने लोग होंगे हर एक आदमी से पूछा जाएगा। आप इसी मौके पर जो युद्ध चलाया अभी अमेरिका, ईरान, इजराइल का, आप इसको ईरान को कहां देखते हो? क्या मतलब साहब? इस युद्ध में ईरान को क्या देखते हो आप? किस पोजीशन में देखते हो? अभी तो बैकफुट पे है, क्योंकि कोई पीछे बैकिंग नहीं है, चारों तरफ से सब कुछ बंद कर रखा है, लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उस पे भी हो रहे हैं। ठीक है, अब सब उनकी अलग राजनीति है, वो उनके शिया सुन्नी वाली राजनीति भी है वहां पर। और देखा जाए तो मैं ये पूछ रहा था आपको कि आपको नहीं लगता कि अमेरिका जैसे देश ने छोटे से देश पाकिस्तान में बैठ करके ईरान से बात कर रहा है? अमेरिका एक पाकिस्तान छोटे से देश पाकिस्तान पर में बैठ करके ईरान से बात कर रहा है। तो अकेला ईरान बैकफुट पर है, अमेरिका भी बैकफुट पर है, और वो पाकिस्तान से बात क्यों, पाकिस्तान में क्यों बात कर रहा है? इसकी वजह समझते हो आप? इसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि ईरान में एक नेता खामेनेई था। खामेनेई को खत्म कर दिया इन्होंने पहले अटैक में। बिल्कुल साहब। उसके बाद भी आज 45 दिन बाद बात कर रहे हैं हम। 45 दिन स्टैंड कैसे करा अमेरिका, ईरान ने? उसके पास ईरान ने उसके पास वो कलेक्टिव नेतृत्व की बात है। ईरान का एक आदमी मर गया तो सब कुछ खत्म नहीं हो गया। उनके पास नेतृत्व की एक पूरी की पूरा सीरियल है। तो क्या उनके जो डिसीजन थे वो डिसीजन सब लोगों को पता थे। एक के बाद जैसे आप गोल घेरे में हम बैठे, इसको खत्म कर दे तो ये इतना एलिजिबल है, जितना ये एलिजिबल है, जितना ये, जितना ये। तो ईरान की इस टैक्टिस से आज हिंदुस्तान, ईरान कम्युनिस्ट सोच से थोड़ी चलता है साहब। मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है, आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है वो स्थिति भिन्न है। आज हिंदुस्तान में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए उसकी जगह केंद्रीकरण हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं चाहती। सत्ता का केंद्रीकरण होता है एक आदेश, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसमें एक आदेश करना है वो जरूर नीचे तक जा सकता है, लेकिन ऊपर जो बैठा है जिसको पोलिट ब्यूरो, सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की होती है पोलिट ब्यूरो फैसला वो लागू करेगी जो नीचे से तहसील से जाएगा, ब्रांच से जाएगा। आज हम जरूर छोटे हैं, लेकिन हमारे चुनावी मैकेनिज्म को आप समझोगे तो हम टिकट लाने के लिए कभी दिल्ली नहीं जाते, नहीं हमें कभी जयपुर चक्कर काटते। कम्युनिस्ट पार्टी में एक सिस्टम है कि हमारी तहसील कमेटी बैठ के तय करती है फलाना आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, उसका प्रस्ताव जिला कमेटी में जाएगा, जिला स्टेट को भेजेगा, स्टेट सेंटर को भेजेगा, सेंटर से टप्पा लग के आ जाएगा, ये आदमी चुनाव लड़ेगा। ये चाहे केरल में सरकार बनती है वहां है, चाहे राजस्थान में सरकार नहीं बने, 3 एमएलए बने। तो आज के टाइम पे कम्युनिस्ट विचारधारा से जो प्रभावित देश है, सबसे बड़ा मतलब उस कौन सा मानते हैं कि जो बिल्कुल नेक्स्ट टू कम्युनिस्ट है देश की, मतलब आज भी वहां पे कम्युनिस्ट सोच जिंदा है? मैं दुनिया के किसी देश में नहीं गया, लेकिन अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की बात करे, जैसे नाम दे रखा है समाजवादी वामपंथी पार्टियां, तो कई देशों में, जैसे वेनेजुएला भी अपने आप को वामपंथी पार्टी कहता है, जिसके मादुरो को उठा करके ले गए। बिल्कुल, लेकिन नीचे मैकेनिज्म नहीं था, मेरे को नहीं लगता वहां कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई। चाइना और रशिया, अब रशिया खत्म हो चुका है, रशिया 89 में खत्म हो गया था। ये आखिरी गोरबाचोव था जो वहां का राष्ट्रपति बना, कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रपति गोरबाचोव बना। जो देश का राष्ट्रपति था वो महासचिव था पार्टी का, और देश का राष्ट्रपति बना, वो खत्म हो गया, वो रशिया टूट गया। उसके बाद बात आती है चाइना की। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वहां किस सिस्टम से चलती है हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जानती, क्योंकि हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का वहां कोई ज्यादा आना जाना या ज्यादा चाइना की अगर हम बात करें, आपने बोला केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की, तो अगर कल को शी जिनपिंग कोई फैसला लेते हैं तो क्या किसी भी अफसर में, किसी भी नेता में ये दम है कि उनके फैसले को नकार दें? बाकी तो आप उसे डिक्टेटरशिप कहेंगे या फिर कम्युनिस्ट सोच कहेंगे? मैं एक बात ये कह सकता हूं कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता चाइना के बारे में, भाषा ही समझ में नहीं आती, इंग्लिश अपनी ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की तरह अगर वो पार्टी चला रहे हैं, राज चला रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिस्टम होता है वो बता सकता हूं। मैं चाइना की नहीं जानता, मैं ये बता सकता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी में कोई लीडर मुंह उठा के फैसला ले ही नहीं सकता।
मैं इसका उदाहरण समझाना चाहता हूं आपको। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ 1996 में ये स्थिति आई कि जनता दल कांग्रेस ने मिलकर के प्रधानमंत्री बनाए SD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल से पहले, SD देवगौड़ा से पहले ज्योति बसु का नाम आया। हाँ, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। पार्टी के पोलिट ब्यूरो के महासचिव थे कामरेड हरकिशन सुरजीत। सुरजीत और ज्योति बसु तो CPM के संस्थापक सदस्य थे। तो उन्होंने ये माना कि साहब हमें प्रधानमंत्री बनकर के हमारी सोच जनता तक भेजनी चाहिए। लेकिन पार्टी की पोलिट ब्यूरो में ज्यादातर नेताओं ने यह कहा कि नो, हम इस पोजीशन में ही नहीं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे पास तो 44 एक सीटें हैं, तो ये नेतृत्व हमारा कमजोर होगा, हम हमारी सोच को नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे और CPM हंसी का पात्र बन जाएगी। तो जिम्मेदारी ये दी गई कि सब उनको बताएगा कौन, जो एक गठबंधन सा बन रहा था उसको बताएगा कौन है, भी हम तो नहीं बनना चाहते। बताने कोई नहीं गया, इस पसोपस में थे। तो जिन लोगों ने सरकार बनानी थी वो चल के आ गए पार्टी के ऑफिस में। उन्होंने कहा बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तो उन्होंने फैसला बता दिया सुरजीत ने, भी हमारी पार्टी तो नहीं चाहती हम प्रधानमंत्री बने। तो ज्योति बसु को कहा SD देवगौड़ा ने कि पार्टी नहीं चाहती, तू बन जा। ऐसी क्या पार्टी है यार? तो बोले पार्टी में तुम्हारी पोलिट ब्यूरो में तय हो गया, मैं कुछ नहीं बन सकता। पोलिट ब्यूरो ने मना कर दिया, भाई हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हालांकि पार्टी ने बहुत दिन बाद में ये बात मानी, कई साल बाद, कि हमारा फैसला सही नहीं था। लेकिन पोलिट ब्यूरो से ऊपर हमारी पार्टी के महासचिव हरिकिशन सुरजीत और ज्योति बसु कुछ नहीं कर पाए। अगर चाइना में वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी है तो ऐसा है। बाकी चाइना की वहां की कम्युनिस्ट पार्टी जाने किस तरीके से चलाती है। अगर ऐसा है ना भी वहां एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, तो फिर पार्टी का बड़ा अकेला नेता कुछ नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा नहीं होता, मैं अकेले नेता ने मुंह उठा के फैसला ले लिया और फिर सब कुछ हो गया। नो, हमारे तो मैकेनिज्म है पार्टी का, छोटी है चाहे है पार्टी के सिस्टम से। मैं उठा के कोई यूं कह दूं साहब मेरे तो फलाना आदमी तो लोग लड़ेगा, फलाना सरपंच लड़ेगा, फलाना जिला परिषद लड़ेगा। नो, पार्टी की तहसील कमेटी बैठ के डिसीजन करेगी, अकेला बलवान पुनिया नहीं कर सकता। सब CPIM ना जात धर्म मानती है, ना जातिवाद, ना किसी भी तरह से, सिर्फ मानती है। आप समझो बात को, मानते हैं, राजनीति नहीं करते हम इस पर। अच्छा, मैं हूं ना, बलवान पुनिया लगाता हूं ना, कहा नहीं मानता। अमरा राम जी ने तो सुनो, अमरा राम जी ने कहा है तो वो जाने कि किस संदर्भ में कहा है। आप इससे, मैं ये कह रहा हूं, हम मानते हैं ना। पार्टी के बड़े नेता का जो बयान है उससे खुद को अलग कर रहे हैं। मैं अलग नहीं कर रहा, आप इसमें कंट्राडिक्शन मत करिए। मैं ये कह रहा हूं जाति मानते हैं ना, मैं बलवान पुनिया लिखता हूं ना। अरे हम राजनीति नहीं करते इस बात पर, हम धर्म मानते हैं ना। मेरे घर के सारे काम हिंदू रीति रिवाज से होते हैं, हम इस पर आडंबर नहीं करते यार। मैं ये कह रहा हूं, कम्युनिस्ट सोच क्या इस चीज को इजाजत देती है? अरे कहाँ यार, अभी कम्युनिस्ट सोच लागू होगी, कहाँ है? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो आप ये मानो कि मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज को राजनीति में नहीं घुसेड़ना चाहता। इन चीजों को, इस चीज को समझो आप। जिस चीज से कम्युनिस्ट सोच का उदय हुआ सोवियत संघ के अंदर, वो लोग नहीं मानते थे जात पात या फिर धर्म की राजनीति से ऊपर थे। चाइना की हम बात करें, पर हमने देखा कि लेनिन और स्टालिन ने क्रीमिया में लाखों मुसलमानों का नरसंहार किया। फिर उसके हम जिनजियांग प्रांत की बात करते हैं, चाइना में यहाँ पे उइगर मुसलमानों की आज क्या हालत है। फिर एक तरफ हम जब इंडिया में आते हैं तो क्या एक मॉडर्नाइज या फिर अपने हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिसाब से चीजें ले लेती है। भाई चीज भी मेरी, पट भी मेरी, और नो, मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को नजरिए से, चश्मा से देखने की जरूरत है। आप किस चश्मे से देखो, मतलब खुद के लिए चीजें फिल्टर होके आनी चाहिए आगे। नहीं, किस चश्मे से देखोगे आप दुनिया को? दुनिया को आपके सामने से 50 आदमी जा रहे हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी उसको देखेगा किसान कौन है, मजदूर कौन है, हाँ, व्यापारी कौन है। हम उस नजरिए से देखते हैं, हम उसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं देखते।
प्रसाद मैं ये तो कह रहा हूं, बलवान पूनिया को जाट समाज से भी तो वोट मिले थे। मैं कहता हूं मैं जिस समाज का हूं मुझे क्यों नहीं वोट मिलेंगे, लेकिन मैं कभी ये खड़ा होकर नहीं कहता मैं जाट समाज का फलाना चौधरी। मैं हकीकत ये आज तक कोई जातिवादी सम्मेलन में नहीं गया। तो फिर जो ये नेता इस हिसाब की बातें करते हैं कि मैं जाट नेता, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ इस जातियों में समाज को नहीं बांटना चाहिए। अच्छा। और आपने कभी भी मेरे को किसी जातीय सम्मेलन में गया हुआ नहीं देखा पाया होगा। आप मेरे पुरानी वीडियो, अभी मेरे को मिलता है परसों जाट समाज का, मैं नहीं जा रहा। हनुमान बेनीवाल पे क्या कहेंगे साहब? नहीं करनी चाहिए जाति की बात। हनुमान बेनीवाल संघर्ष का नेता है, वो जाति की बात करता है ना तो अच्छा नहीं लगता। बड़ा संघर्षशील आदमी है, जहां भी आंदोलन में कूदता है। सीपीआईएम में बुलाने का कोई प्लान हो? किसको? हनुमान बेनीवाल। हनुमान सीपीएम में कहाँ फिट होगा यार? हनुमान का छोरा में 20 साल लगूंगा तो फिट हो जाए तो बोले। हनुमान तो चलते ही जाति की बात कर देता है। लेकिन हनुमान जैसा लड़ाकू आदमी अगर जाति की बात नहीं करे तो कोई ऐसे लड़ाकू तो कभी कभी पैदा होते हैं ना। तो बस बावड़ है उसको जाति वाली तो बात सिर्फ जाति की बात करते हैं इसलिए लड़ाकू हैं, लड़ाकू ना हैं ना ना, इसलिए गलत जाति की बात, करते हैं। गलत बात है। मैं नहीं मानता इस बात को। जाति की बात करते हैं, जाति की बात से लड़ाकू होता है क्या? नहीं, मैं आपसे कामरेड अमराराम से बड़ा लड़ाकू तो नहीं है हनुमान, लेकिन हनुमान अमराराम जाति की बात से लड़ता है क्या? मैं तो किसान की सवाल बात, पूछ रहा हूँ साहब, मेरा किसान thought की नहीं बात। है। हाँ। देखो किसान की बात, मजदूर की बात। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका आदमी अगर ये जाति की बात में नहीं बटे तो मजबूत नेता है। जितना मैं हमेशा कहता हूँ ये हनुमान ने ये जातियों की बात करने, उसके मुंह से क्या शोभा देती है? कितना बड़ा लड़ाका आदमी है, जोधपुर में जाए तो जीत के आता है, बीकानेर में जाए तो जीत के आता है, जातियों में बंट जाता है। ये गलत बात, नहीं बंटना चाहिए। इतने बड़े नेता को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हम देखते हैं कि केरल में आपकी सरकार रही, बंगाल की भी बात करेंगे। दोनों जो स्टेट है वहाँ का डेमोग्राफी काफी चेंज हुआ। हमने देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे डोमिनेट करती गई। हमने बंगाल में भी आए दिन हम हिंसा की खबरें सुनते हैं, हम केरला में तो मतलब पीएफआई जैसे फ्रंट हमने देखे। तो क्या ये सीपीआईएम की एक तरीके से विफलता है क्योंकि वो इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाई? कभी सीपीएम के राज में केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में जातीय हिंसा नहीं हुई, क्योंकि कभी दंगे नहीं हुए। क्योंकि वही वाली बात है ना कि मैं कह रहा हूं कभी दंगे नहीं हुए। एक भी दंगे की मुझे तारीख बार बता। आप मुझे बताएं साहब कि दो लोग हैं, दोनों के अब जब एक मजबूत है और एक कमजोर है तो दंगा नहीं होगा। जब दोनों मजबूत होंगे तभी दंगा होगा ना। दंगा होगा दंगे की सोच से, और उस सोच को कोई पनाह देगा तो सुनो बात, देश में 1984 में दंगे हुए। बिल्कुल साहब, इंदिरा गांधी जी के कत्ल की बात, दंगे भड़के, बंगाल में पत्ता नहीं हिला। पंजाबी वहां भी थे, थोड़े थे, कोई पत्ता ही नहीं हिला। सबसे ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन कहीं है तो बंगाल में है। पता आपको इस बात का? बिल्कुल सर। बाबरी मस्जिद 1992 के बाद पूरे देश में दंगे हुए। ज्योति बसु उसमें सीएम थे। बाबरी मस्जिद की घटना के तुरंत बाद सीएमओ से आदेश जारी हुआ कलेक्टर और एसपी को कि कहीं पत्ता भी लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बंगाल में पत्ता भी नहीं हिला। और आज टीएमसी के राज में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो जाता है। तो ये टीएमसी के लोगों से पूछो ना। नहीं, मैं तो हमने हमारी पार्टी ने कभी जाति धर्म की पॉलिटिक्स करी नहीं। जाति का मुखौटा पहन के, धर्म का मुखौटा पहन के हमने राजनीति करी नहीं, और जो करते हैं हम उसको बुरा मानते हैं। क्या सीपीआईएम कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है मुसलमानों के लिए? मैं कहता हूं जाति धर्म की बात हम करते ही नहीं, जो करते हैं उसको हम बुरा मानते हैं। आपकी सरकार की नाक के नीचे पीएफआई जैसे फ्रंट कैसे खड़े हो जाते हैं? स्टेट खड़े हो जाते हैं, उनको रोका है। देखो एक बात और बताऊंगा। किसने रोका है? हमारी पार्टी ने रोका है। किसने बैन? पीएमएफआई के साथ किसका गठबंधन है बताओ? कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो है। किसका गठबंधन है? कांग्रेस। तो फिर हमारी पार्टी पर आरोप कैसे? आरोप की बात नहीं सब, आपकी पार्टी राज तो। अरे सुनो बात, आप विरोध में नहीं सुनो है, बात, कभी आपने वो विरोध में नहीं खड़े हुए। सुनो बात, सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं शांति रही है, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की शांति रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन में रही है। वो चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे त्रिपुरा हो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देश में जब तीसरे सांप्रदायिक बात हुई, तनाव की बात हुई, तो जब अकाल आतंकवादियों का दौर था पंजाब में, तो सबसे ज्यादा बलि चढ़े कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, खालिस्तान के मूवमेंट में। तो हम खड़े थे
और लोग तो चुनावी भाषण करते हैं। हम खड़े थे, हमने माइक पकड़ के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने माइक पकड़ के कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। गोलियों से भून दिया गया उनको, उनके परिवार खत्म कर दिए गए, एमएलए के एमएलए मार दिए गए, क्योंकि हमारा स्टैंड ये था कि नहीं, ये खालिस्तान के नाम पर आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी सांप्रदायिक राजनीति के पक्ष में नहीं हो सकती। अगर सांप्रदायिक राजनीति के पक्ष में कोई है तो वो कम्युनिस्ट है ही नहीं। अगर कोई जाति का लबादा ओढ़ के और राजनीति करे तो मैं कहता हूं उसको कम्युनिस्ट पार्टी का नेता होने का मतलब ही नहीं। तो क्या यही वजह है कि चाइना और सोवियत संघ एक तरीके से बिखर गए, उस कम्युनिस्ट सोच पे नहीं रह पाए, क्योंकि वहां पे उइगर मुसलमान और तातार मुसलमानों वाली जो घटना, अगर उन्होंने ऐसी घटनाएं करी हैं, मुझे देखो ज्ञान नहीं है जो बात आपने बताई है, क्योंकि हमने कभी इस चश्मे से पढ़ा नहीं, न तो रशिया को पढ़ा न चाइना को। आज आपने बताया तो मैं खंगालूंगा ये क्या मामला है, किताबें ढूंढेंगे कोई। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अगर कहीं है दुनिया में, कोई कम्युनिस्ट सोच है तो सांप्रदायिक नहीं हो सकती। अब आप जैसे एक कह रहे थे कि आपकी सहानुभूति होती है, साहब इस देश में लोकतंत्र है और एक हिंदुस्तान के लिए हम ये कभी के पढ़ते हैं कि विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है हिंदुस्तान। तो जो समावेशी लोग हैं, जिनको समावेशी पॉलिटिक्स करनी है, वो लोग हमेशा ही जो कमजोर आदमी है उसका सहारा बनेंगे। वो चाहे कमजोर किसान है, वो चाहे कमजोर मजदूर है, वो चाहे किसी कौन सी बिरादरी से आता है, कमजोर का सहारा बनेंगे। कमजोर जो लोग हैं वो किसी जाति धर्म से हो, हम उसको, मेरी 24 साल की कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति है, हमने कभी उनको जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखा। मैं सही बताऊं आपको, मैं 2018 में एमएलए बना, मुझे 82,000 वोट आए, 82,000। उस समय कांग्रेस को 36,000 वोट आए थे। ज्यादातर अल्पसंख्यक भाई थे, वो कांग्रेस में वोटिंग करके आए थे। ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग कांग्रेस को वोट करके आए थे। मैं एमएलए जीत गया। मुझे आम जनता ने, किसान ने, मजदूर ने, सबने वोट दिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दिए, गरीब मुसलमान ने, जो रेडी पटरी करता था, उस सबने मुझे वोट दिए। मैंने एमएलए बनने के बाद ये देखा कि मैं एमएलए जीत गया, यार मुझे तो सबने वोट कराया, मैंने कभी उस चश्मे से नहीं देखा उनको। तो मुझे 30,000 वोट बढ़े अगले चुनाव में। 10,000 वोट वो जिनके मैं व्यक्तिगत काम नहीं कर पाया, नाराज हो गए, लेकिन मुझे वोट बढ़े 20,000 पीछे आए उससे। तो टोटल मुझे वोट बढ़े 30,000। मुझे 30,000 वो वोट बढ़े जिन लोगों को ये महसूस हुआ कि बलवान पूनिया किसी जाति का, किसी धर्म का आदमी नहीं, ये तो सबका आदमी है। और सबको साथ लेने की सोच हिंदुस्तान में जब तक नहीं आएगी, मैं कहता हूं आप और हम फिजूल की बातें करते रह जाएंगे, हिंदुस्तान पीछे चला जाएगा, पंचायती कोई और ही कर जाएगा। मेरे लिए बड़ी दुख की बात है आज जो पाकिस्तान में पंचायती हो रही है। हम कहाँ विश्व गुरु कर रहे थे, और जिनके लिए हम आरती उतार रहे थे वो हमारे से पंचायती नहीं करवा रहे यार। आज बड़ा दुख का दिन है हमारे। कम्युनिस्ट सोच भारत में आई, टीकू सान्याल, चारू मजूमदार लेकर आते हैं। वहाँ से हमने देखा कि कम्युनिस्ट सोच का भारत में उदय होता है। उसके बाद हमने देखा कि एक जब CPIM हुई, और एक CPI, एक तो मार्क्सिस्ट विचारधारा थी कम्युनिस्ट में भी, और एक माओ विचारधारा से, तो वो नक्सलिज्म की तरफ गए। तो अब नक्सलिज्म भारत से खत्म हो रहा है, जैसे CPIM का भी धीरे धीरे वर्चस्व घटता जा रहा है। तो क्या इनका कोई आपस में लिंक है? फिर लिंक होता तो विभाजन क्यों होता? बस ML को, माओ को हम पसंद करते तो विभाजन क्यों होता? विचारधारा का मेन सूत्र तो वही था। मेन सोर्स अलग चीज है। देखो हमारी पार्टी CPM ईसा में विश्वास नहीं करता। CPM का स्पष्ट मानना था कि अगर हम संविधान को माने और चुनाव की राजनीति में आए, उसकी बात करें, तो हम ईसा को कोई स्थान नहीं दे सकते। नक्सल मूवमेंट जो बंदूक की नोक पर क्रांति करना चाहता है, हम CPM के लोग ये नहीं मानते। हम बंदूक की नोक पर क्रांति नहीं करना चाहते। हमारा क्या वैचारिक क्रांति, जैसे भगत सिंह का मानना था
कि बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं होता, इनकलाब की तलवार विचार की शान पर तेज होती है। तो ये सोच थी सीपीएम की कि हम कभी भी बंदूक का सहारा नहीं ले सकते। लोकतांत्रिक देश में हो आप, जहां डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो वहां हिंसा को कोई स्थान। पर दूसरी तरफ भगत सिंह के जो महात्मा गांधी के साथ अहिंसा वाले विचार थे, उससे भी वो रिलाय नहीं करते थे। वो तो आजादी का मूवमेंट था जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों थे। गरम का मतलब बंदूक ही थोड़ी होता है। तो गरम का मतलब ये भी हो सकता है कि उसका प्रतिरोध का आक्रामकता हो, आक्रामक नारे दिए जाएं, आक्रामक कार्यक्रम करे जाएं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आक्रामक कार्यक्रम करोगे तो तुम पत्थर ही फेंकोगे, गोले ही फेंकोगे, बम ही फेंकोगे। भगत सिंह को जो कोई पढ़ता है तो उसको ये महसूस होता है कि आक्रामक नारे में, आक्रामक प्रतिरोध में और हिंसा में भी फर्क है। नक्सलिज्म, जैसे अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि बिल्कुल खत्म सा है, कुछ एक जगह बचा है, और उसकी शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई थी, जो आज वेस्ट बंगाल के बगल में पड़ती है जगह नक्सलबाड़ी। तो उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होता है, हालांकि वो पर्यावरण प्रेमियों के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ, पर बाद में वहां पे नारे लगाए गए कि जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। एक अर्बन नक्सलिज्म सोच का उदय यहाँ से हम देख रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे साहब आप? किसी चीज का दमन अगर आप करोगे, किसी चीज का आप दमन करोगे तो उसका प्रतिरोध उससे खतरनाक होगा। हम नक्सल मूवमेंट से परहेज करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अमित शाह को ये खुली है कि वो किसी को मार देगा। अब अमित शाह से अलावा मोदी ने भी बात कही है कि सिर्फ नक्सलियों को मारना नहीं, जो नक्सली लिखते हैं, क्रांतिकारी लिखते हैं, उनको भी मारो। उनका ये भी भावार्थ है। तो क्या आपका कोई विरोध करे ही नहीं? और साहब जो आप हिडमा को मारने, हिडमा कोई बनता है, नक्सली कोई बनता है, वो अलग चीज है। हिडमा को किसी ने मार दिया, उसकी कोई आलोचना नहीं करे क्या? अमित शाह ये चाहते हैं क्या? हिडमा ने इतने लोग मारे थे, भी नक्सली उसके पक्ष में है आप? जो नक्सल मूवमेंट गलत है, हम स्पष्ट कहते हैं, नक्सल मूवमेंट गलत है। नक्सल मूवमेंट अच्छी चीज नहीं है। और जो देश संविधान से चले, सरकारों से चले, व्यवस्था चले, उस देश में उस व्यवस्था के खिलाफ बंदूक लेके कोई खड़ा होता है, वो गलत है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्पष्ट मान। बहुत से ऐसे प्रोग्राम तो भी चलाए लेकिन गए। लोगों की सोच है, लोग अपनी राय करते हैं। क्या है फिर डेमोक्रेसी? देखो सरकार द्वारा देखो ऐसे क्या है प्रोग्राम- डेमोक्रेसी क्या है? मेरा सवाल सरकार, एक बार सवाल। सुनो, सरकार ने एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े जंगल को खत्म कर दिया, तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? मैं सर बात जो सुनो बात, मैं यही कह रहा हूं ना, क्यों पैदा हुआ फिर कम्युनिज्म? तो नक्सलिज्म क्यों पैदा हुआ? नक्सलिज्म कम्युनिज्म नक्सलिज्म नहीं, एक बात नहीं है अभी आप भाई, नहीं एक बात नहीं आई, नहीं ये बात। कम्युनिज्म अलग चीज है, नक्सलिज्म अलग चीज है। नक्सलिज्म है अतिवादी, अतिवादी लोग। अतिवाद अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट होना बुरी बात थोड़ी है। दक्षिणपंथी होना बुरी बात थोड़ी है। दक्षिणपंथी के नाम पर अतिवादी होना बुरी बात है। अतिवादी कोई चीज में हो वो खतरनाक है। जरूरत से ज्यादा पानी से प्यास बुझती है ना, लेकिन जब बाढ़ आता है लोग मरते हैं ना पानी से, है ना। पानी फ्लोराइड वाला पी लिया तो हड्डियां टूट जाएंगी ना। यही बात है। अतिवाद कहीं किसी का अच्छा नहीं। अतिवाद ही अगर कोई नक्सलवाद है गलत है, लेकिन कोई ये तो आलोचना कर ही सकता है ना। इसको आप नक्सली कह दोगे कि साहब छत्तीसगढ़ के जंगल काटे जा रहे हैं, राजस्थान की सरकारी भूमि दी जा रही है, इसको आप नक्सल कह दोगे, अर्बन नक्सल नहीं है, तो ये गलत बात है ना। मैं उस नारे की बात कर रहा हूँ। सैकड़ों लोगों को मारने वाला हिडमा को अगर मारा जा रहा है, तो उसके पक्ष में जो नारे लग रहे हैं कि जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, कोई ये सवाल था। ये नारा कतई उचित नहीं। नंबर 2 बात ये कि आप किसी एक चीज को एक एंगल से देखोगे तो आपको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हिडमा कौन था, हिडमा क्यों पैदा हुआ? जरूरत ये है कि हिंदुस्तान की सरकार हिडमा को मारने की बजाय हिडमा पैदा ही नहीं होने दे। पैदा होने की परिस्थिति पैदा, आज हम शैशव अवस्था में नहीं है। आज हम आजादी के 75वें वर्षगांठ, मोदी की भाषा में बोले तो अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल में
आज अमृत काल में भी कोई इडमा बनता है ना, तो मैं समझता हूं ये दिल्ली का फेल्योर। यही तो है कि सर नक्सलिज्म खत्म होता जा रहा है, ये तो आप भी नक्सल- मानेंगे आप। बंदूक से नक्सलिज्म खत्म नहीं कर सकते, ये गलतफहमी है अमित साहब। बंदूक से नक्सलिज्म खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म करना होगा उस बेकारी को, उस परिस्थिति को जिसमें लोग बंदूक उठाते हैं, उस परिस्थिति को खत्म करना होगा। मेरा देश के माननीय गृह मंत्री से स्पष्ट निवेदन है कि आप ऐसी परिस्थिति पैदा करिए जिससे लोग चिल जीना पसंद करें। लोग क्यों तुम्हारे खिलाफ बंदूक लेके खड़े हो जाएं, क्यों तुम्हारी फौज पर अटैक करने के लिए मजबूर हो जाएं, क्यों ये परिस्थिति पैदा हो जाए कि वो तुम्हारे पर पत्थर फेंके। चलो छोड़ो, इडमा ने गलत करा, बंदूक उठा ली, उसको आपने मार दिया, उसके खिलाफ उसके पक्ष में किसी ने नारे लगाए, गलत लगाए। आप वांगचुक को क्या देखते हैं? सोनम वांगचुक क्यों रख दिया आपने 7 महीने जेल में? उसके पास तो बंदूक नहीं थी, वो तो इडमा नहीं है। किसको बोलते हैं 7 महीने? 210 दिन क्यों कस्टडी में रखा उसको? और ये कह करके कि साहब इसको देश को इससे खतरा है, और तुम्हारी सरकार ने कह दी कि नहीं इससे कोई खतरा नहीं। सोनम वांगचुक जिसको दुनिया में सम्मानित किया जाता है, जो तुम्हारी सेना के लिए प्रोटेक्शन टेंट बना के देता है, जिस पर देश में लोग थेसिस लिखते हैं, उस सोनम वांगचुक को तुम इतने डरे हुए थे कि उसके एक मूवमेंट से तुमने सोनम वांगचुक की तुलना एक नक्सली आतंकवादी से करना किस हद तक सही है? मैं तो इडमा की आलोचना करके खत्म कर चुका हूं, मैं सोनम वांगचुक पर आ गया ना। इसलिए आ गया कि तुमने क्या करा? तुमने सोनम वांगचुक को इडमा के बराबर रख के जेल में रखा। सोनम वांगचुक को, इडमा को क्या माना तुमने? देशद्रोही। इडमा को क्या माना? तुम्हारी फौज पर हमला करने वाला। तो सोनम वांगचुक को क्या माना? सोनम वांगचुक को किस लिए जेल में रखा? ये कह करके कि देश की सुरक्षा को खतरा है। इडमा से यही खतरा था, यही सोनम वांगचुक। सोनम की कलम से डरते हो और इडमा की बंदूक से डरते हो। डरना चाहिए तुम्हें बंदूक से, बढ़िया बात है। इडमा को मारो, आप रोको इडमा नहीं पैदा हो। कलम और बंदूक में फर्क नहीं लगता तुम्हें? 210 दिन भीतर डाल दिया, और फिर तुम खुद कह रहे हो बड़े बेशर्मों की तरह कि नहीं इनसे तो कोई खतरा नहीं। तो उसके 210 दिन कौन लौटाएगा? वो आजादी के दिन, वो हंसी खुशी के दिन कौन लौटाएगा? वो 210 दिन कौन ला के देगा? आप, मैं या अमित शाह? अब इस पे ही बात करते हैं। आपने कहा कि सोनम वांगचुक एक पर्सन, देश में आपातकाल लगाया गया, आप कांग्रेस के विरुद्ध थे, आप लोग भी जेल में गए, पर आज हम देखते हैं कि सीपीआईएम कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है। नो, कोई कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा थे? नहीं, बिल्कुल इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस करना और कांग्रेस के साथ खड़े होने में फर्क नहीं है। क्यों साहब? क्या गठबंधन नहीं था? गठबंधन में और साथ खड़े होने में फर्क नहीं लगता आपको? आप गठबंधन में तो कांग्रेस के किस कार्यक्रम में, कांग्रेस के किस कार्यक्रम में सीपीएम जाके खड़े? वैसे नहीं कह रहा साहब, आप गठबंधन करने का क्या मतलब होता है? गठबंधन का मतलब होता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस पर लोग खड़े हों साथ मिल करके। जैसे 89 में क्या था? 89 में कांग्रेस को हटाने के लिए एक, हम कभी भी आरएसएस के साथ खड़े नहीं हो सकते, पर कांग्रेस बीजेपी के साथ। सुनो, आप तो ज्ञान नहीं आपको, नहीं, ज्ञान की बात 89 बताओ, 89 में क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ आप 89 में आरएसएस के साथ खड़े नहीं हो सकते, आप कांग्रेस के साथ हो सकते हो। 89 में क्या हुआ बताओ आप? जो अपना 89, हाँ, सरकार संघ का, मतलब कांग्रेस सबसे सुन नहीं रहे ना आप? हाँ, सुन नहीं रहे ना? उसमें परिस्थिति ये थी, लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस देश से ठीक नहीं कर रही, देश के साथ ठीक नहीं कर रही, देश चला नहीं पा रही, इसलिए दूसरे दल बीपी सिंह की सरकार बनी। बाहर से आरएसएस समर्थन कर रही थी, सीपीएम भी समर्थन कर रही थी। आप वो दौर भूल रहे हो। आप बताइए देश को, आज खतरा इससे बीजेपी से है। देश को हमेशा ही छोटे दलों की कंसर्न रही है, चिंता रही है, आज बीजेपी से खतरा है। बीजेपी देश के संसाधन अडानी और अंबानी को लुटा रही है। आज बीजेपी देश के सार्वजनिक सारे सिस्टम को तहस नहस करने में लगी हुई है। इसलिए स्पष्ट रूप से हम ये कह देना चाहते हैं, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ, जो बीजेपी को इस सत्ता से बाहर फेंक देगा उठा करके हम उसके साथ।
चलिए। मतलब जहर भी खाना पड़े, कोई ऐसा जहरीला सांप है जिसके साथ खड़ा होकर के बीजेपी को मारा जा सकता है, सत्ता से हटाया जा सकता है, तो हर कोई दल जो आज इंडिया गठबंधन में, वो अभी देख लो आप, केरल में हम आमने सामने लड़ रहे, आसाम में साथ हैं गठबंधन में। तो साहब ये वैसे नहीं है कि जहां पर परिस्थिति है ऐसी, क्या करोगे, परिस्थिति है। जहां एक बेशरम मुख्यमंत्री ये कह दे कि आप तो मुसलमानों को परेशान करो, 5 रुपए बनते हैं तो 4 रुपए दो, 1 रुपए के लिए उसको इरिटेट करो। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं बिस्वा की बात कर रहा हूं, हेमंत बिस्वा सर। हाँ, जब किसी देश का मुख्यमंत्री ये कह दे, इतनी बेशरम बात बोल दे, तो क्या करे फिर? कोई सोच सकता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी किसी से बढ़ती नहीं और तुम घर में एक व्हिप जारी कर दो कि इसको किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करना है, वो घर चल सकता है? चल सकता है वो घर? हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री जिसको एक स्टेट चलाना है, वो ऐसी बाह्यत बात करे। और इससे बड़ा दुख ये है कि देश की कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान, जो कोर्ट खुद संज्ञान ले लेती है, उसने संज्ञान नहीं लिया, लोगों की रिटेल स्वीकार नहीं करी। आज देश में, बंगाल में जरूर ममता हमारे खिलाफ है, ममता के खिलाफ है हमारा, आज बंगाल में कोई बड़ा अस्तित्व नहीं बचा, पर 91 लाख वोट एन वक्त पर काट दिए गए। आज जब हम बात कर रहे हैं कैमरे के सामने, तो मैं पूरे होशवास के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग खत्म हो चुका है, कोई उम्मीद नहीं बची है देश को। 91 लाख मतदाताओं को, और सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये कह दे कि छोड़ो, अब नहीं डलेगा तो अगली बार डाल देना वोट। तुम्हें लगता है अगली बार वोट पड़ेंगे? जैसे रशिया में वोट पड़ते हैं वैसे यहां पड़ने शुरू हो जाएंगे। चुनाव तो दक्षिण कोरिया में भी हुआ है, किम जोंग अकेला ही खड़ा हुआ, खुद को खुद ने वोट दे दिया, सरकार जीत गई, तो ऐसे ये जिता लेंगे फिर। मतलब डिक्टेटरशिप आने वाली आ गई ना, तुम आने वाली, तुम तो आहट कह रहे हो, मैं तो कब का कह रहा हूं। मैं तो 2020 के 19 नवंबर को मैंने काले कानूनों के खिलाफ भाषण दिया था राजस्थान की विधानसभा में, वो सुन लेना। ये तो खड़े होके बोलना ही बाकी रह गया कि भी आगे से सिर्फ बीजेपी को वोट पड़ने, बाकी किसी ने वोट नहीं गिरने। इससे झूठा कोई मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री हो सकता है जो ये कह रहा है कि घुसपैठ ये ममता बनर्जी घुसा रही है। अरे गृह मंत्री तुम हो, सीआरपीएफ तुम्हारे पास है, बीएसएफ तुम्हारे पास है, आर्मी तुम्हारे पास है, बॉर्डर तुम्हारी टेंशन है, और घुसा रही है मुख्यमंत्री। यार इससे बड़ी बेशरम बात क्या हो सकती है? यार पढ़े लिखे लोगों को शर्म आने लग गई यार, अखबार नहीं पढ़ रहे लोग, यार पता नहीं वो स्टेटमेंट कैसा भुंडा स्टेटमेंट होगा, उल्टी आने लग जाती है ऐसी बातें सुन सुन के। यार कोई मुख्यमंत्री का काम है क्या स्टेट की बॉर्डर को, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को सील करे? फिर एक बात, ये घुसपैठिए सर चलते ही झारखंड में चुनाव हो तो झारखंड में घुस जाते हैं, आसाम में चुनाव हो तो आसाम में घुस जाते हैं, बंगाल में चुनाव हो तो बंगाल में घुस जाते हैं। तुम्हें 12 साल से कभी तो पाकिस्तान परेशान करता है, कभी तुम्हें बांग्लादेश परेशान करता है। यूं करते करते तुमने ऐसी तैसी कर दी देश की। तुम गुट निरपेक्ष देश थे जब तक दुनिया में तुम्हारी तुत्ती बोलती थी हिंदुस्तान की। आज पंचायती पाकिस्तान कर गया, आज हिंदुस्तान का कोई खड़का नहीं बचा। और उसके बाद रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये युद्ध तो हमने रुकवाया, पाकिस्तान तो यूं सरे ले रहा है। कब की स्टेटमेंट है सर? कल की स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह का बयान है। अरे यार इससे बड़ी बुरी बात ही नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, जिसमें आए दूसरे दिन बम फूटते हैं, जिसमें अंतरकलह है दुनिया भर की, जिसमें हमसे पीछे हर आंकड़े में, वो पंचायती कर रहे हैं। और अमेरिका जिस ट्रंप के सारे दिन गीत गाते हैं, वो ट्रंप उससे पंचायती करवा। और ये कब किस परिस्थिति में पता है क्यों करवा रहे हैं पंचायती? ईरान का बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान से लगता है, बलोचिस्तान वाला जो बता रहे हैं 950 किलोमीटर की बॉर्डर है। सिर्फ इस दबाव में पाकिस्तान में पंचायती हो रही है कि पाकिस्तान में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका अपने अड्डे कायम रखे। क्रोनोलॉजी समझिया? तो तुम इजराइल जखमराने गए थे क्या? इजराइल को कर फादरलैंड कह के आए हो तुम। मोदी का होगा फादरलैंड इजराइल, हमारा तो नहीं है, कतई स्वीकार नहीं करते हम। तुम कह के आए हो परसों तो तुम ये कह रहे थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे,
और हिंदुस्तान में स्वदेशी अपनाएंगे। तुम चाइना की झालर जला देते थे और तुम वहां क्या आए हो इजराइल में कि फादरलैंड है इजराइल, और इजराइल की तकनीक गांव गांव में पहुंचा देंगे। यार इतने दोगले लोग हैं, शर्माने लगी इन दोगले लोगों की बात। उस युद्ध को एक तरफ रखते हैं, बात अभी नेशनल टॉपिक पे ही चल रही थी। कल को ऐसा होता है कि केरल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकल कर आती है, तो एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन कर सकते हैं क्या, जहां पर आज आमने सामने है? इट में भी पॉसिबल, मतलब हराना बीजेपी को है। हाँ, मुख्य दुश्मन बीजेपी है आज के दिन। जब आपको दो दुश्मनों से एक को पीछे छोड़ना हो, कुर्सी से हटाना हो, तो बाकी दो मिल सकते। 89 की घटना दोहराई जा सकती। राजस्थान पे आते हैं साहब। पहली बार के विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनकी कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं आप? मेरे को 3-4 दिन हो गए जयपुर आए हुए, और अभी उनको बने हुए हो गए 1.25-2 साल। मुझे तो कार्यशैली दिख नहीं रही। सीएम साहब का खड़का ही नहीं है। सीएम साहब का बोलबाला नहीं बढ़ा। भजनलाल जी समझ ही नहीं पा रहे राजस्थान क्या है। भजनलाल जी को या तो बांध रखा है, मुझे लग रहा है बांध रखा है। उन्होंने कह रखा है दिल्ली वालों ने कि भाई इससे फालतू कुछ नहीं करना तेरे को। नहीं तो आदमी, चलो पहले बार मुख्यमंत्री बने तो साल एक तो लग जाता है चीजों को सीखने में। अब तो उनको 2.25 साल हो गए, वो भी विधानसभा में भी कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आया जाता है राजस्थान में, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या डिस्टर्ब एरिया एक्ट मतलब बहुत ही खतरनाक है, बाह्य एक्ट है। पाकिस्तान से अभी तो लगी नहीं सीमा। लगी हुई है सब राजस्थान नहीं, अभी तो लगी नहीं, ताजा। अच्छा, भजनलाल जी के बनने के बाद, उससे पहले भी थी। हम हिंदू पलायन की अब देख रहे अब थे, ये बिना काम की बातें करते हैं। हिंदू पलायन, मुसलमान पलायन, बिना काम की फिजूल बातें करते हैं। तो पहले तो इन्होंने गाय के नाम पर बीजेपी ने बकवास करी देश में। अब इनका मुख्यमंत्री का वीडियो आया अभी हेमंत बिस्वा का कि गाय का मांस कोई खाओ, घर में बैठ के खा लो, बाहर मत खाओ, मंदिरों के पास जाके मत खाओ। अब इस टाइप की दोगली बातें करते हैं। जिस पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर रहे हो उसमें जैसलमेर लगता है, बीकानेर लगता है, गंगानगर लगता है। सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदुस्तान में गौपालन है तो राजस्थान के उसी क्षेत्र का है। ये बहरूपी हैं बीजेपी वाले, बिना काम की बातें करते हैं। ये बेकारी पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर, यूनिवर्सिटी पर, बच्चों के उत्थान पर, विकास पर, इस पर तो बात करते नहीं, बाह्य तो बात करते हैं बिना काम की। और जो करते हैं उसके उल्टा करते हैं। ये मुंह से बोलते हैं, उसके उल्टा काम करते हैं। बीफ का व्यापार इनके राज में बढ़ा है और इन्हीं के लोग ज्यादा करते हैं। कितने ज्यादा आप सोच नहीं सकते। और इन्होंने देश में ये देख लिया कि देश की भोली भाली पब्लिक है, ये अल कबीर के नाम से डर जाएगी, पर अल कबीर का मालिक कोई जैन है। इस टाइप की बातें देश में आगे ले जाने वाली नहीं है देश को, ये देश को पीछे ले जाने वाली बातें। अब राजस्थान में जो ये एक्ट आया है, ये तो बिना काम की लोगों को शिकंजा कसने वाली, ये तो बड़ी प्लानिंग से काम कर रहे हैं साहब। इस एक्ट को अब ले आए, अब बंगाल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब अगले राज्यों का कोई चुनाव आएगा तो उससे पहले इस टाइप की हरकतें करेंगे। मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ आपको। उदयपुर में कांड हुआ, चढ़ावा वाला, उदयपुर में हत्याकांड हुआ है कन्हैया गहलोत साहब के इसमें, कन्हैया लाल। इन्होंने दुनिया भर की बकवास करी, मुलजिम पकड़े गए हाथों हाथ, आज तक कार्रवाई नहीं हुई आगे। मैं तो उसी से मैं कहता था लोग विधानसभा में, ये करवाया हुआ इन्हीं का है। ये जांच यहां से उठा करके केंद्र में ले गए, अभी तक खड़का नहीं हुआ। 2.5 साल हो गए। आरोप गहलोत साहब पर लगाते थे, ये नहीं करा। हाथों हाथ स्टेट की पुलिस ने मुलजिम पकड़ लिए, अब तक सजा हो जाती, कन्हैयालाल को मारने वालों को फांसी होती। इन्होंने अभी तक सजा मुकर्रर नहीं करवाई, उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। ये स्टेट की जनता को, प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा। ये दोगले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर खड़े। मैं तो समझता हूं इनके थोड़े दिन पहले मैसेज आया था
इनके जो खुद की जो अखबार निकलते हैं कि मुसलमान नहीं होंगे तो तुम खत्म ही हो जाओगे, यानी मुसलमानों का एजेंडा नहीं रखोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। अब भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर, हॉस्पिटल के मुद्दे पर, सड़कों के मुद्दों पर, यूनिवर्सिटियों के मुद्दों पर, चिकित्सा के मुद्दों पर तो जिंदा नहीं रह सकती ना। ये तो गाय, हिंदू, मुसलमान, फिर जाट बनाम फलाना सिंह, एक बनाम 35, 36 बनाम 37, इस टाइप की बातें करके बदमाशी कर रहे हैं राज में। और राज में आने के बाद संस्थाओं पर कब्जा करके उनको तहस नहस करने का काम है। अशोक गहलोत जी का राज आपने देखा, वसुंधरा जी का भी आपने काल देखा, लगातार अल्टरनेट में चल रहा था, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत। इन दोनों में से आप किसे ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं राजस्थान का? वसुंधरा जी और गहलोत साहब में से गहलोत साहब अच्छे। और वसुंधरा जी के शासन में तो मैं 6 महीने जेल में रहा, हमारे किसान मार दिए उन्होंने। 9 तो गढ़छाना में मारे, उसमें 6 सोयला में मारे, 15 किसानों को गोलियों से भून दिया था। गहलोत साहब शांति प्रिय आदमी, उनको तो हम घेर लेते थे जब वो जाते किसी जिले में तो किसानों से बात करते। वसुंधरा जी गोली से नमस्कार करती थी। एक लाइन में जवाब देना है आपको, हर एक नेता के बारे में आप क्या मानते हैं? सबसे पहले अशोक गहलोत। अशोक गहलोत लंबे अनुभवी आदमी है और राजस्थान के बेहतर निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे बड़ा उनका जो विजन है रिफाइनरी का, और उसके बाद नहरी एरिया, जैसे मैं बात करूं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में, तो नहरी एरिया डेवलपमेंट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण, मेरे कार्यकाल में मेरे उससे पहले खाड़े नाले बनाने का। उसके बाद सबसे बढ़िया अगर उनकी देन थी तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और एजुकेशन को लेकर के बेहतर काम करा। जादूगर हैं साहब वो? हाँ, जादूगर तो है, जोरदार जादू करते हैं। जादूगर नहीं होते तो उस समय जहां भी बीजेपी जाती सरकार गिरा देती, इनकी नहीं गिरा पाई। सचिन पायलट। पायलट साहब से मेरी ज्यादा उठ बैठ नहीं है, तो मैं ज्यादा उनके बारे में क्या बताऊं, बाकी तो सारा राजस्थान जानता ही है। गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जी से क्योंकि शिखर रस्ते में हम खूब मिलते हैं, वो एमएलए थे, हम नहीं थे तो भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। हम एमएलए नहीं है, वो हैं। जब हम एमएलए थे वो शिक्षा मंत्री थे, तब काफी मिलते थे। किसानों के नेता हैं, आम जनता की बात सुनते हैं। टीकाराम जूली। टीकाराम जूली बतौर नेता प्रतिपक्ष बड़ा शालीन स्वभाव का आदमी, बढ़िया आदमी। वसुंधरा राजे। स्ट्रॉन्ग लेडी, हालांकि उन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, किसानों को लाठियों से मारा, एरोगेट भी थी, लेकिन मजबूत नेता थी। भजनलाल। अब नहीं, मैं थोड़ा सा अच्छा। वसुंधरा जी की पूरी नहीं कर पाया। अब वो कमजोर कैसे पड़ गई, मुझे बड़ी हैरानी है। हालांकि उन्होंने खुद परसों, मैं तो 2 साल से परेशान था, उन्होंने खुद उत्तर दे दिया। हालांकि मिली नहीं मेरे को 2 साल में, मिलती तो मैं जरूर पूछता, भाई मैडम वो पर्ची उस दिन आप खा जाते और आप कह देते वसुंधरा राजे तो आप मुख्यमंत्री बन जाती, क्यों नहीं करा उन्होंने ऐसा काम, पता नहीं। बहुत मजबूत नेता की छवि थी उनकी देश में, कमजोर क्यों पड़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा। और पड़ी जो पड़ी, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद वो दिल्ली जाकर के भी यूं वापिस एडजस्ट होने के लिए क्यों गई? ये तो दौर बदल जाएंगे, ये समय भी चला जाएगा, ये समय जो आज है ये चला जाएगा, समय कभी स्थायी नहीं रहता, तो उनको अपनी मजबूती पर कायम रहना चाहिए। भजनलाल शर्मा। दादो भैया सिद्धो आदमी है, मैं तो आई कूं माइक में ही आई कूं जगी थाना कूं। दादो खीर चूरमा ठोके, दादो कहे गुटबाजी में तो तुरते हैं को नहीं। दादा की कोई नेतो आ तो कहे को दादा मेरे न्यू कर दियो और मेरे न्यू कर दियो। दादो ले भैया मजा, राजस्थान दादा तब हारियो को नहीं आवे आवे को नहीं भाई जी। दादो टेंशन ही को नहीं रखी। दद्दन में तो आई कहना चाहूं जो मैंने सुने नहीं। अब दादा थे मुख्यमंत्री और कोई हटा दो, जो हटा दो थरे के लिए रोते थे कि खड़को धड़को करो और यहाँ मजबूतियों पेश आओ थे फैसला लो मजबूत। प्रदेश का किसाना का भी ओलावृष्टि हुई है, थे कोई 5-4 जिला में थे, प्रशासन ने गाल दियो, प्रशासन लिख ले ओला पड़े ही को नहीं थे। 5-4 जिला में जाओ और किसाना की सुनो बात है,
गामा का आदमी हो, सरपंच रेड आओ थे, फैसला लो अब किसाना को की भलो करो। अडानी को तो घणो ही कर दियो। अडानी ना अच्छी थे जमीन ना दे दी, अच्छी भाई सौर ऊर्जा के लाग रही है। भाई बीकानेर बैठे हैं लोग, कदेगा पर्यावरण प्रेमी बांगी सुनो कि ओला पड़े हैं गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, सीकर में, झुंझुनू में। आ किसाना की मुआवजो दो कि थे कोई दो चार मजबूत खड़का करो। जब थाने यहाँ मानने लोग के सीएम साहब जो को फैसला जोर का करें भी किसाना के पक्ष, आई बात कहना चाहवा। बाकी भैया दादो गणित चुगला चगला तो कहेंगे करे कौन, दादो घणो गड्ढे गुन लूंगा। राहुल गांधी पढ़ा लिखा ब्रिलियंट आदमी है, अनुभव ले रहा है, अनुभव ले रहा है। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने पदयात्रा करी लंबी पूरे देश की, तब राहुल गांधी को लोगों ने जानने की कोशिश करी और राहुल गांधी ने देश को जानने की कोशिश करी। और मैं समझता हूं जिस मीडिया ने और जिस सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को गिराया है आज तक, गालियां दी, जिसके दादा, जिसकी दादी, जिसके बाप प्रधानमंत्री रहे हो, इसमें से दादी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दे दी और जिसके बाप ने रंग भेद के खिलाफ, उसमें लिट्टे के संगठन ने उनका परखचे उड़ा दिए, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। जिसने अपने बाप को खोया, मुझे याद है वो 21 मई जिस दिन गांव में एक ही टीवी था और हम बच्चे हुआ करते थे, और हमने उनका अंतिम संस्कार देखा जब राहुल छोटे से दिखते थे टीवी में। उस दिन से लेकर के आज तक का उन्होंने सफर बिना बाप के तय करा है। कोई मानता होगा कि राहुल गांधी में बचपना है, वो है जिसने अपने 2 परिजनों का चिथड़ा उड़े हुआ शव देखा हुआ हो या उस शव को सुना हुआ हो, उसके बारे में बात करने में तो कहाँ मुश्किल है। कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है। पर राहुल गांधी मजबूत है, इतना मजबूत है कि अगर जिस टाइप की सोशल मीडिया में सोनिया मैडम के लिए लोग बकवास करते हैं, तो माँ बेटे दुनिया ये हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते करके। तो राहुल की मजबूती के लिए मैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान के साथ साथ सोनिया गांधी के हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाने का जो नजरिया है उसको मानता हूं कि उसकी वजह से राहुल गांधी मजबूत है। मैंने कभी भी सोनिया जी की ऐसी फोटो नहीं देखी जिसमें उनके सर पर दुपट्टा ना हो। मैं 1991 से लेकर के आज तक जितनी फोटोएं मैंने देखी टीवी में या अखबार में, या यूपीए फर्स्ट जब बन रहा था या उससे पहले आई.के. गुजराल की गवर्नमेंट थी, मुझे राजनीति में बहुत पुराने से लगाव है, बहुत बचपन से लगाव है, पढ़ता था तब का लगाव है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन मैंने कभी सोनिया गांधी का सिर पर बिना साड़ी के दुपट्टे के कोई फोटो नहीं देखा। जो हिंदुस्तानी परंपरा को सोनिया मैडम ने अपनाया, उनका बेटा है राहुल गांधी, और जिस तरीके से 2013 में सब लोगों ने आलोचना करी जिस बिल को इन्होंने फाड़ा, मैंने पर्सनली कहा, मैं यार ये राहुल गांधी का दृष्टिकोण है ना, वो खाड़कू है। मैं समझता हूं कि जब कन्हैया को खींच के कांग्रेस में लेके गया, तब मेरे दिमाग में ये भी बात आई पर्सनली कि राहुल गांधी कांग्रेस में वामपंथी लीडरशिप चाहता है। इसका मतलब कोई ये नहीं निकाले कि राहुल गांधी कितने वामपंथियों को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते। लेकिन अगर कांग्रेस के लीडर के रूप में मैं अगर देखूं तो राहुल गांधी का झुकाव वामपंथी विचार से है, और कांग्रेस तभी तक मजबूत रही जब उसमें वामपंथी लीडरशिप थी।
कांग्रेस में जब दक्षिणपंथी लोग हावी हुए, कांग्रेस में बिखराव आया और कांग्रेस खत्म हो गई। उसके बहुत राज्यों से राज चला गया। मैंने राजस्थान की विधानसभा में ये बात कही थी कि कांग्रेस ने आरएसएस को अपनी पेट में पाला है, और यही सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल थी। मैं समझता हूं ये भूल राहुल गांधी नहीं करेंगे, और राहुल गांधी इस सोच पर आगे बढ़ेंगे कि देश का जो संविधान और संविधान की जो आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देख करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं राहुल गांधी मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे। मैं नहीं कहता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। जब तक मैं एमएलए नहीं था तो एमएलए बनना हमारे लिए इशू था, लेकिन जब मैं एमएलए रह लिया तो एमएलए बनना मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। जनता बनाएगी बढ़िया बात, नहीं बनाएगी तो हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री कोई बड़ा इशू नहीं है। राहुल गांधी की माताजी के लिए प्रधानमंत्री कोई बड़ा इशू नहीं है। यूपीए फर्स्ट जिस दिन बन रहा था उस दिन लोग ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की शपथ खाएंगी, लेकिन जब शपथ मनमोहन सिंह ने खाई लोग दंग रह गए। दूसरी बार उनकी सीटें बढ़ करके आई, तब लोगों के दिमाग में था कि अब की बार तो सोनिया जरूर ही शपथ खाएंगी। फिर मनमोहन सिंह ने खाई। राहुल गांधी अगर ये समझते, इंटेलिजेंस ये बताती कि बीजेपी बढ़ रही है, बताती है इंटेलिजेंस, तो राहुल गांधी 2 साल पहले बन जाते प्रधानमंत्री, 11 में बन जाते, 12 में बन जाते। उनके लिए इश्यू नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उनके घर में तो प्रधानमंत्री रहे, तो प्रधानमंत्रियों का घर है। और राहुल गांधी के सामने इश्यू ये है कि वो अपने दल में किस टाइप की लीडरशिप को डेवलप करेंगे। जो लोग बीजेपी के साथ बात करते हैं, जो उन्होंने अहमदाबाद में एक भाषण दिया कि जो बीजेपी में जाना चाहता है चला जाए, उस बात पर अंडामेंट रहे हैं राहुल गांधी, तब राहुल गांधी का मूल चरित्र बचेगा। राहुल गांधी बीजेपी सपोर्टेड जो कांग्रेसी हैं उनको धक्का देके बाहर निकालेंगे, उस दिन कांग्रेस मजबूत होगी, राहुल गांधी मजबूत दिखे। ये मेरा राहुल गांधी के लिए विश्लेषण है। मैं समझता हूं कि देश में वामपंथी राजनीति मजबूत हो ताकि देश के किसान, मजदूर, आम जनता की बात को आगे बढ़ाया जा सके। जो तीसरा फ्रंट है एक तरीके से, राजस्थान में आरएलपी है, सीपीआईएम भी है और काफी सारे निर्दलीय विधायक भी हैं। अगर सब एक होके राजस्थान में तीसरा फ्रंट खोलते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये जो लगातार चला आ रहा है कांग्रेस बीजेपी, उसको खत्म किया जा सकता है? खत्म तो नहीं किया जा सकता, इतना आसान नहीं है, क्योंकि तीसरा फ्रंट बनने की जब भी बारी आती है तो कोई न कोई एक फ्रंट वाला आदमी भाग जाता है बीजेपी या कांग्रेस के साथ। जब किरोड़ी मीणा ने अलग से एमएलए जिताए अपने, तो एक बार कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, एक बार बीजेपी के साथ खड़े हो गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। जब हनुमान बेनीवाल की पोजीशन ये आई कि तू 3-4 जीत सकता है, तो वो पिछली बार फ्रंट में नहीं आए। सीपीएम के 2 आदमी जीते, फ्रंट में होते तो सीपीएम के 3-4 जीतते। ऐसा सोचने में क्या जाता है, पर भी ये ख्याली पुलाव है। वैचारिक मतभेद रहेंगे आपको लगता है अगर सब जो तीसरा फ्रंट खोलेंगे तो? नहीं, अभी ख्याली पुलाव है। कोई फ्रंट तब कामयाब होता है जब एक विचार पर सोच पर आए। जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, यूपीए फर्स्ट बनी, हम बाहर भी चले गए तो लेके एक प्रोग्राम बना के देके आए थे। इस प्रोग्राम पर सरकार चलनी चाहिए, उस प्रोग्राम पर चली, सरकार उक चुक हुई तो सरकार पर घोटालों के आरोप लगे, सरकार ध्वस्त हो। आखिरी, बलवंत पूनिया, आप सर आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो भाई क्या बताऊं, मेरे बारे में तो खुद की मैं खूब बढ़ाई करता हूं, और मेरी बढ़ाई मैंने खुद नहीं करूं तो दूसरा करे नहीं करे, दूसरा तो कोई काट भी कर जाए। कोई राजनीतिक घर नहीं था,
सोच ही नहीं सकते थे। मैं एक बार, मेरा पेपर था एलएलबी का, लोकसभा चल रही थी, मैं बोर होने लगा तो घर में DD1 चलता था, मैं लोकसभा देख रहा था। पिताजी ने आके कहा कि पढ़ क्यों नहीं ले, तो मैं हाथ पकड़े गया, मैं कहा बापू मैं जाऊंगा यहाँ। तो वो उन्होंने डायलॉग मार दिया एक, चले गए। फिर मैं BA करा, LLB करी, मैं खूब विद्यार्थियों के मूवमेंट में रहा, चुनाव लड़ा मैंने छात्र संघ का, मैं हार गया। हारने के बाद मैं घर आया, पिताजी बोले कितने वोटों से हारा, मैं 125। कितने वोट पड़े, मैं 2500। यार वोट कितने आए, मैं खूब आए। तो आगे बढ़े, जिला परिषद मेंबर जीत गए, मैं MLA बन गया। फिर मैंने 19 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, पार्टी ने कहा लड़ना है, मेरा स्वास्थ्य खराब था, फिर भी मेरे को पार्टी ने आदेश करा। अमराराम जी ने कहा यार मैंने 15 चुनाव लड़ लिए, क्यों नहीं लड़ रहा। तो अमराराम हमारे इतने सीनियर लीडर है, मेरे को बुला के कहा कि यार मैंने 15 चुनाव लड़ लिए, बहुत थोड़े वोट भी आए हैं, कई बार बहुत बढ़िया वोट भी आए हैं, लड़ना चाहिए, अनुभव होगा ये भी एक। मैं लड़ा 19 का चुनाव, 27,000 वोट आए मात्र लोकसभा में। अब की बार अगर राहुल कस्वां की टिकट नहीं कटती, वो बीजेपी से आते, मैं MP जीतता वैसा। अमराराम जी जीतते हैं, सीकर मिली, चूरू मिलती, चूरू मांग रखे, पार्टी ने भी कह रखा चूरू लड़ लें, नहीं बने। बड़ी ईमानदारी से राहुल भाई के साथ लगा, बहुत ईमानदारी से। जितनी मेहनत मैंने मेरे चुनाव में नहीं करी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उतनी मेहनत मैंने राहुल के चुनाव में करी। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, आदमी की जबान में दम होना चाहिए। मैंने कभी खुद से और लोगों से गुस्ताखी नहीं करी, और ना ही मैं गुस्ताखी पसंद करता। मैं खड़ा बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। अब सर आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है CPIM के लिए भी और आपके लिए भी? राजस्थान मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारी पार्टी मजबूत हो, मेरा तो यही है। और राजस्थान में और मजबूत हमारी पार्टी, जरूरत है, वक्त की बात है, संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं जब देश की बात करता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि देश में धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान का संविधान मजबूत हो, संविधान की आत्मा है वो और मजबूती से बढ़े, ताकि देश बहुत मजबूती से खड़ा रहे, सब लोगों को समान अवसर मिले। आखिरी सवाल साहब, केरल चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? पार्टी की रिपोर्ट तो ये कि हम जीत रहे हैं। और एग्जिट पोल? मैं विश्वास नहीं करता एग्जिट। तो आप सरकार बना रहे हैं? हाँ, पार्टी की रिपोर्ट है, मैं तो गया नहीं केरल, पार्टी की रिपोर्ट है। मैंने कल पार्टी के सीनियर लीडर हैं हमारे राजस्थान के प्रभारी कॉमरेड बीजू, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा मुकाबला है पर हम बेटर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। हमें इतना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।